चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलो भैया स्टार्ट करते हैं क्लास को। फटाफट शेयर कर दो जल्दी से कि भंडारा स्टार्ट हो चुका है। हेलो, वॉइस वगैरह क्लियर है? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलो भैया स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट। क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है भाई। तो आज आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया हो कि आईपी के बारे में जानना है कि आईपी है क्या, आईएसपी के बारे में जानना है कि आईएसपी क्या है, यूआरएल क्या होता है ये जानेंगे हम, और थोड़े से कुछ और भी चीज़ें पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इधर पे आप हो। हेलो सर। चलो भैया सबको हेलो हाय बाय। बाय नहीं, अभी जाना नहीं है, पढ़ना है, शांति से पढ़ लो। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी क्या इससे पहले यूआरएल के बारे में सुना था? यूआरएल क्या होता है ना, या फिर यूआरएल बोलते किसको हैं? या फिर क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जो इंटरनेट पे कोई भी वेब पेजेस होते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इंटरनेट पे रहता है, तो उसको ढूंढेंगे कैसे हम? कैसे ढूंढेंगे, कैसे? तो इंटरनेट पे अगर कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़ स्टोर्ड है, तो उसका एक एड्रेस होता है, कंप्लीट एड्रेस। इसी कंप्लीट एड्रेस को हम बोलते हैं यूआरएल। क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके घर तक का, या फिर आपके घर में कोई भी चीज़ कहीं रखी हुई है तो उसका एक एड्रेस होता है। ऐसा तो नहीं घर में रखा है जाके ढूंढ लो, तो वैसे इंटरनेट पे रखा है जाके ढूंढ लो, इसका मतलब तो हमें मिलेगा ही नहीं, बहुत परेशानी होनी होनी है हमारे सामने फिर। तो भाई हर एक चीज़ का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं यूआरएल। और यूआरएल का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो फटाफट मुझे बता दीजिए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से स्पीड में। देखता हूँ किसको किसको पता है भाई यूआरएल के फुल फॉर्म के बारे में। किसी को नहीं पता? नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ आप लोग को। अभिनव सर, जय और वीरू इज़ हियर। ओके, जय और वीरू, तो जल्दी से बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म। आप लोगों ने तो क्लास में भी पढ़ रखा है, आप जल्दी से बताओ जय और वीरू। अभी तक मुझे किसी का भी आंसर नहीं मिला है भाई। नहीं पता, किसी को आंसर नहीं पता है। चलो, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सबसे पहले आया आंसर भैया अलका जी का। चलो ठीक है, बाकी लोग तो शायद सो रहे हैं, अभी कन्फ्यूज़न में होंगे कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। अब तक तो चीटिंग कर लिया होता है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब एकदम पूरी तरीके से नालायक हो, थोड़े बहुत नहीं, पूरे पूरे के पूरे नालायक हो, है ना। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई इंटरनेट पे रखी हुई हर एक चीज़ का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं यूआरएल। तो इसके डिफिनेशन की बात हम कर लेते हैं। फुल फॉर्म तो आप लोगों ने बता ही दिया है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये रहा इसका फुल फॉर्म यूआरएल का, क्लियर है। चलिए, डिफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं यूआरएल क्या, यूआरएल इज़ द एड्रेस यूज टू लोकेट अ रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स है, अगर उसको लोकेट करना चाहते हैं कहाँ पे, इंटरनेट पे,
तो उसके लिए एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, उसी एड्रेस को हम बोलते हैं URL। अब किसी कैसा रिसोर्स, जैसे कि लाइक अ वेब पेज, कोई वेब पेज हो गया या फिर कोई फाइल हो गई, अगर वो इंटरनेट पर रखी है तो कहाँ रखी है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं URL। इन हिंदी URL इंटरनेट पर किसी संसाधन जैसे वेब पेज या फाइल का पता बताता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, भाई URL होता कैसा है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका भी प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो प्रोटोकॉल जैसे कि आपका HTTP या फिर HTTPS, क्लियर है। इसके अलावा आपका डोमेन नेम होता है एक दूसरा। डोमेन नेम जैसे कि आपका example.com हो गया है, या फिर आपका google.com हो गया है, या फिर wikipedia.com हो गया है। और एक पाथ होता है रिसोर्स का कि वो फाइल कहाँ पे रखी गई है। और हम सबके बीच में आप सबके प्यारे से गुरु जी आ चुके हैं, जो कि आप सबके कमेंट देख रहे हैं। प्लीज़ सर कम इधर, आपको बच्चे याद कर रहे हैं। सर आज जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, तो आप लोग जब सर की क्लास में लाइव आइएगा तो सर से पार्टी मांग लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं मेनली किसी भी URL के अंदर, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ टू द रिसोर्स। तो उस रिसोर्स तक का एक पाथ, लोकेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। खाते खाते पढ़ूंगा। अरे भैया बोलो हाँ या ना, कोई नहीं है, सब भग गए, चलो ठीक है। जितने लोग भी यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट हैं कम से कम एक बार बता दिया करिए कि आपको क्लियर हो गया कि नहीं, इसके वजह से आगे हम बढ़ लें जल्दी से। चलो भैया, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया इतना। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इंटरनेट पर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब। तो यूट्यूब जैसे मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे आपको मैं मैग्नीफायर ऑन करके दिखा देता हूँ। मैग्नीफायर ऑन हो जाओ। हमारा सिस्टम थोड़ा वॉइस कमांड पे भी चलता है, तो मैंने जैसे बोला मैग्नीफायर ऑन हो जाओ, देखो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये रहा एक URL, पूरा का पूरा कंप्लीट URL, ठीक है। अब इतना बड़ा URL है कि आपको देखने में थोड़ा सा समस्या आ रही होगी, तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं ये जो आपका HTTPS लिखा हुआ है :/, इसे बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब ये कुछ रूल्स है रेगुलेशन जो कि आपके कम्युनिकेशन को मैनेज करेंगे, मतलब इनका काम होता है। ये प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो वेब पेजेस को एक्सेस करवाते हैं, है ना, इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है, आपका डोमेन नेम है bing.com। इसके बाद ये जो आपका पूरा का पूरा ये लोकेशन है, पाथ है रिसोर्स तक का, समझ में आया। तो यही होता है आपका एक प्रोटोकॉल, सॉरी एक URL, जिसको आप लोग शॉर्ट में लिंक बोलते हैं कि लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो URL ही होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात कर लेते हैं भाई URL के टाइप्स, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है एब्सोल्यूट URL, एक होता है रिलेटिव URL। तो एक ऐसा URL जिसमें कंप्लीट चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका प्रोटोकॉल भी हो, जिसमें आपका डोमेन नेम भी हो, देखिए जिसमें आपका प्रोटोकॉल भी हो, डोमेन नेम भी हो और रिसोर्स तक का कंप्लीट लोकेशन भी हो, इसे हम बोलते हैं एक एब्सोल्यूट URL। मतलब अगर आपके घर तक के कंप्लीट एड्रेस की हम बात करें कि आपका घर किस लोकेशन पे है, वहाँ का एरिया क्या है, उस घर का भी आपका भाई क्या फ्लैट नंबर है, क्या बिल्डिंग नंबर है, कंप्लीट लोकेशन, तो आपका एब्सोल्यूट URL कहलाएगा। और अगर सिर्फ हम वहाँ पे आपके मोहल्ले के नाम से जाने, उसको लोकेट करें, तो आपका रिलेटिव URL कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे image.jpg या फिर photo.jpg, ये सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकुलर रिसोर्स का नाम है, पता है करेंट टाइम पे वो कहाँ पे रखा है, ठीक है। और डिफिनेशन में आप देख सकते हैं
एब्सोल्यूट में, जिसमें प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ तीनों चीज़ें होती हैं। और जो आपका अभी रिलेटिव यूआरएल है वहाँ पे रिसोर्स लोकेशन रिलेटिव टू दी करेंट पेज, सिर्फ यही होता है, वर्तमान पेज के आधार पर संसाधन का पता देता है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो कुछ एक्सटेंशंस होते हैं हर एक यूआरएल का, कैसे पता करें हम? क्या आपके दिमाग में ये आया कि कैसे पता चलेगा कि कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, कोई ऐसे गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या फिर भाई ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट है? कैसे पता चलेगा कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, या फिर ये वेबसाइट भारत की है, या वेबसाइट पाकिस्तान की है, हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, आस्तीन का सांप, या फिर भाई वो कनाडा की वेबसाइट है, या वो यूएस की वेबसाइट है? कैसे पता चलेगा? इस चीज़ को पता करने के लिए हम पढ़ते हैं यूआरएल एक्सटेंशन के बारे में। तो यूआरएल एक्सटेंशन जो होते हैं उनसे ही हमें इस चीज़ के बारे में पता चल पाता है। तो कुछ कॉमन यूआरएल एक्सटेंशन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके। इससे पहला इधर पे आपको एक्सटेंशन के बारे में पता चलेगा, इधर आपका उसका मीनिंग क्या है, क्या काम है, या फिर किस चीज़ को ये बताता है। जैसे अगर .com की हम बात कर लेते हैं तो .com का मतलब होता है कमर्शियल वेबसाइट। अगर किसी वेबसाइट के आगे लगा हुआ है .com, जैसे google.com, तो मतलब एक कमर्शियल वेबसाइट है। अगर किसी वेबसाइट के आगे लास्ट में लगा हुआ है .org, तो इसका मतलब वो एक ऐसे संस्थान है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संगठन जो कि ट्रस्ट या फंड से चलती है। ठीक है। अगर .gov लिखा हुआ है लास्ट में तो इसका मतलब वो किसी सरकारी वेबसाइट का नाम है। या फिर अगर लास्ट में .edu लिखा हुआ है तो मतलब वो एजुकेशनल वेबसाइट है। ठीक है। .net लिखा हुआ है लास्ट में तो नेटवर्क से रिलेटेड वेबसाइट है। .info लिखा हुआ है तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। तो ये आपके कुछ कोड्स हैं जिनके वजह से आप पहचान सकते हो, एक्सटेंशंस हैं जिनकी वजह से आप ये जान सकते हो कि पार्टिकुलर वेबसाइट किस चीज़ की है, किस सेक्टर की है। समझ में आया? इसके बाद इसी तरीके से कुछ आपके कंट्री वाइज कोड होते हैं। तो अगर कंट्री वाइज कोड के अकॉर्डिंग आप पहचानना चाहते हैं तो पहचान सकते हैं। जैसे कि अपने भारत की वेबसाइट है .in मिलेगा आपको लास्ट में, जिससे google.co.in, इसका मतलब ये वेबसाइट भारत की है। ठीक है। अगर वो US की वेबसाइट है तो लास्ट में आपको .us मिलेगा। अगर वो UK की वेबसाइट है तो लास्ट में आपको .uk लिखा हुआ मिलेगा। जापान के तो .jp, पाकिस्तान अपना पड़ोसी मुल्क तो .pk है ना। इससे अगर आप लोग भारत गूगल जब सर्च करते हैं, जो इंडिया का गूगल वाला आपका वेबसाइट है तो उसके आगे लिखा होता है गूगल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, चलो भैया ये रहा google.co.in। आगे इधर पे आप www भी लगा लीजिएगा, www. .in क्या बताया कि ये पार्टिकुलर वेबसाइट इंडिया में काम कर रही है। समझ गए? तो यही होता है भाई आपका यूआरएल एक्सटेंशन। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा इतना। आगे अगर हम बढ़ते हैं भाई तो प्रोटोकॉल क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ऑलरेडी आप सबने प्रोटोकॉल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है प्रोटोकॉल की डिफिनेशन का आपको समझना है तो कैसे समझ के आप याद कर सकते हैं। इसको आप 3 पार्ट में तोड़िए। सबसे पहला पार्ट क्या होना चाहिए इसका कि प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। क्या काम होता है इसका? ये कम्युनिकेशन करवाता है। क्या करवाता है? कम्युनिकेशन। फिर बात करें कहाँ पे कम्युनिकेशन करवाएगा, तो एक नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे। तो अब इसको देखो आप ऐसे समझ सकते हैं प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। इनका काम क्या होता है? कम्युनिकेशन करवाना। एक रूल्स होते हैं, रूल्स के सेट होते हैं जिनका काम होता है कम्युनिकेशन करवाना। कहाँ पे? नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे। तो इस प्रकार से आप पूरे डेफिनेशन को तोड़ करके समझ सकते हैं 3 पॉइंट्स में। ठीक है। तो इसी को कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। प्रोटोकॉल नेटवर्क में डिवाइसेस के बीच में संचार के नियमों का समूह होता है जो कई सारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं भाई। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल आपका है FTP। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। क्या फुल फॉर्म है FTP का? जल्दी से नोट कीजिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, F फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है। तो
ये क्या करवाता है भाई, कंप्यूटर्स के बीच में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो फिर आपका है TFTP। क्या है? TFTP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिवियल, T फॉर ट्रिवियल, F फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल। तो ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बेसिक फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए काम करता है। यहाँ पे कोई भी लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अगला प्रोटोकॉल आपका है टेलनेट। अगर आप कंप्यूटर्स को रिमोटली लॉगिन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको टेलनेट नामक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दूरस्थ लॉगिन के लिए। गॉफर, ये आपका एक ओल्डर प्रोटोकॉल होता है जो कि ओल्ड डॉक्यूमेंट को एक्सेस करवाता है सिस्टम में आसानी से, तो पुराना दस्तावेज़ों प्रोटोकॉल। HTTP और HTTPS, देखो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जिसके आगे S लग जाता है वो हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अब दोनों में फ़र्क क्या भाई, एक आपका सिक्योर होता है, एक सिक्योर नहीं होता है। अगर आप HTTP नामक प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट्स पे घूम रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे आपके डेटा में भाई रिस्क है, आपके डेटा को ख़तरा है, ठीक है। और अगर एक ऐसी वेबसाइट पे आप सर्फिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं जिसके आगे HTTPS लिखा हुआ है, मतलब कि आप सिक्योर वेब पेज पे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए मेंशन है वेब पेज एक्सेस करवाने का काम करता है HTTP आपका, और जो आपका HTTPS है वो सिक्योर वेब पेज को एक्सेस करवाता है ना। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं NNTP। तो NNTP क्या करता है भाई, जिस समय पे आप कोई भी न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं या फिर एक्सेस कर रहे होते हैं तो उस समय पे आपका ये NNTP नामक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है। तो इनका सिंपल सा काम होता है भाई न्यूज़ ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करना, न्यूज़ को शेयर करना, रिसीव करना। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं SMTP, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो दो मेल सर्वर के बीच में काम करता है। मान लीजिए कि आपका एक मेल सर्वर ये है, एक मेल सर्वर ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, है ना, एक यहाँ पे मैसेज है हाय, आपने इस हाय को लिखा और अपने जीमेल का इस्तेमाल करते हुए, ये आप हैं, है ना, थोड़ा सा देखो मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, ये आप हो ही, और आपने अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया और इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आप गूगल मेल का इस्तेमाल किए और अपने मेल सर्वर से एक मेल अपने फ्रेंड को भेजा आपने। आपका फ्रेंड जो कहीं दूर दराज किसी कोने में बैठा हुआ है, बेचारा बहुत उदास है, उसको आपने एक मेल भेजा, ठीक है। देखो एक आपका ये मेल सर्वर है, दूसरा आपका ये मेल सर्वर है। इन दोनों के बीच में जब मैसेज गया तो उस समय पे आपका ये SMTP नामक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो SMTP का काम होता है मेल सर्वर्स के बीच में मेल को भेजना, ईमेल्स को भेजना, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा आता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है भाई, ये जो आपका फ्रेंड है, ये जो यहाँ पे बैठ करके आपके मेल का इंतज़ार कर रहा है, ये जब अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेगा और अपने मेल सर्वर पे जाएगा, वहाँ से मैसेज को जब ये रिसीव करेगा, रीड करने की कोशिश करेगा, तो इस समय पे आपका यहाँ पे POP नामक प्रोटोकॉल यूज़ में आएगा, ठीक है। तो POP यूज़ कब होगा, मेल सर्वर से मैसेज को रिट्रीव करने के लिए POP यूज़ होता है। लेकिन दो मेल सर्वर के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है, जब मैसेज भेजा जाता है, तो उस समय पे आपका SMTP नामक प्रोटोकॉल यूज़ होता है। SMTP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में अब तक आ जाना चाहिए। POP का ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये बताइए, POP का एक अल्टरनेट प्रोटोकॉल जो कि आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे यूज़ होता है, क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए IMAP। ये आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे भी यूज़ में आ रहा है, ठीक है। तो चाहे आपके एग्ज़ाम में IMAP आए या फिर आपका POP आए, दोनों का सिंपल सा काम ये होता है कि भाई मेल सर्वर से मैसेज को एक्सेस करना, रिट्रीव करना। तो SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अगला प्रोटोकॉल आपका है TCP। TCP नामक प्रोटोकॉल आपका क्या करता है भाई, रिलायबल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो पूरे ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, वो भी रिलायबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से, सुरक्षित तरीके से। समझ में आया? फिर अगला है आपका UDP। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि बहुत तेज़ी से काम करता है, और इस प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल तब होता है जिस समय पे आप वीडियोस को स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तो उस समय पे आपको क्या करना होता है, डेटा को बहुत तेज़ी से भेजना होता है ना। तो वहाँ पे आपका UDP नामक प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था, जो बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं लेता है कि आपका डेटा प्रॉपर तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, जिससे अभी लाइव क्लास चल रही है, इस लाइव क्लास के दौरान अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो जाए
तो बफरिंग होने लगेगा, गोल गोल घूमेगा कर्सर, है ना, कुछ ऐसा ऐसा होने लगता है बफरिंग। और जैसे बफरिंग आउट होगा तो आप उस समय पे लाइव क्लास आगे बढ़ चुकी होगी, तो उस समय बीच का डेटा मिस हो जाता है। बट यूट्यूब पे तो क्या होता है, आप पीछे का देख भी सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो लाइव प्रसारण हो रहे होते हैं, तो उसमें आप पीछे का नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यूडीपी का भी काम होता है डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये काम कर रहा होता है, फास्ट डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है, बट गारंटी नहीं लेता कि डेटा आपका परफेक्ट तरीके से जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। और टीसीपी क्या है, रिलायबल तरीके से कम्युनिकेशन करवाता है, ये गारंटी के साथ डेटा भेजता है, भले स्लो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल जो भाई पूरे के इंटरनेट पे कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। अब देख लेते हैं, आप लोगों के कमेंट आ गए थे भाई, तो कमेंट में सबसे पहले आंसर दिया है रॉयल प्रयागी ने, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, गुड। फिर दूसरा आंसर आया है मारिया फातिमा का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए भाई, तो आप दोनों ने सही आंसर दिए हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आएगा भाई। तो ये हमने कुछ बेसिक से प्रोटोकॉल्स के बारे में देख लिया है, और हमने स्टार्टिंग में यूआरएल के बारे में जान लिया। यूआरएल हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये आईपी क्या है, आईएसपी क्या है, इनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं भाई। तो जो आपके टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ आते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक आपका है आईएसपी। ये आईएसपी क्या होते हैं भाई? देखो, एक इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब ये कि एक ऐसी कंपनी होती है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। समझ में आया? जो आप लोग को इंटरनेट की सर्विस मिल पा रही है, जो आपको तरह तरह के प्लान्स ऑफ़र होते हैं, 300 रुपया का, 250 रुपया का, 55 रुपीज़ का, जितना भी का मिलता है ना, 850 रुपया का, 650 रुपया का। ये सारे प्लान्स कौन ऑफ़र करता है आपको? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ही प्रोवाइड करते हैं, ये कंपनी होती हैं, ठीक। तो आईएसपी क्या है? इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू यूज़र, जो यूज़र को इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इन हिंदी, आईपी वह कंपनी होती है जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका जियो है ना, जियो वाले हो गए, एयरटेल वाले हो गए, बीएसएनएल हो गया, वीआई हो गया, है ना, ये तरह तरह की आपकी कंपनीज है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है आईएसपी। इसको आईपीएस मत बोल दीजिएगा, आईपीएस बोलते भैया यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आईपीएस इज़ अलग थिंग, बट आईएसपी एक अलग चीज़ है। थोड़ा सा स्लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये आपको आईएसपी क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आईएसपी के बाद हम ब्रॉडबैंड तो थोड़ी देर बाद देखते हैं, और इसके बाद क्या था भाई? चलिए, आपका देखो, हमने यूआरएल देख लिया, आईएसपी देख लिया, आईपी भी देखो। अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो आईपी के कुछ वर्जन भी होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको मैं देखो थोड़ा सा आईपी के बारे में और भी जानकारी दे देता हूँ भाई फटाफट। तो हम ये कुछ कॉमन सी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, इन चीज़ों को जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम जानेंगे कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका आईपी हो गया, मैक हो गया, IMEI नंबर हो गया। ये क्या है ना, इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस लगा हुआ है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब देखो, जब इंटरनेट पे हमारे कई सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, मान लो एक डिवाइस ये है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, और एक ये डिवाइस है, ये सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अब कौन सी डिवाइस क्या टास्क कर रही, क्या एक्टिविटी कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा? या फिर अगर मुझे इस डिवाइस से इस डिवाइस तक डेटा भेजना है तो मैं इसको कैसे भेजूँगा? तो कुछ तो होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है आईपी एड्रेस क्या होता है? यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क।
इस नेटवर्क पे जो सारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं उन सभी डिवाइसेस को एक यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन किया जाता है और उसी न्यूमेरिकल लेबल को बोलते हैं आईपी एड्रेस। और इसी आईपी एड्रेस के ज़रिए हम नेटवर्क्स पे या फिर इंटरनेट पे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेज पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भैया आईपी एड्रेस आपको क्लियर हो गया होगा, इतना इंपॉर्टेंट है। जिससे आपके क्लासरूम में या फिर स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप सबका एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होता है। तो वैसे ही नेटवर्क पे क्लासरूम आपका अगर एक नेटवर्क हो गया है तो वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास क्या है भाई, नेटवर्क पे एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। इन हिंदी, हर डिवाइस को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे वह नेटवर्क में पहचाना जा सके, है ना। जिससे आपको क्लास में पहचानने के लिए यूनिक नाम या फिर यूनिक आपको एक स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड की जाती है। इनका यूज़ क्या है, क्या उपयोग है? कम्युनिकेशन इन लैन और इंटरनेट। जिस समय पे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस समय पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना। तो वही चीज़ है, लोकल नेटवर्क या इंटरनेट पे डेटा भेजना या प्राप्त करने के लिए आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, आईपी के 2 वर्जन होते हैं, पता है आप लोगों को? मेनली 2 वर्जन है। एक आपका है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और एक होता है आपका IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है। अब दोनों की फॉर्मेटिंग में डिफरेंस है। यहाँ पे जो आपके नंबर्स यूज़ होते हैं 0 से लेकर के 255 तक के नंबर्स का हम इस्तेमाल करके इसका फॉर्मेटिंग करते हैं। और इसके फॉर्मेटिंग में क्या होता है भाई, जो भी आपका आईपी एड्रेस होता है उसको 4 सेट में डिवाइड किया जाता है और हर एक सेट को डिवाइड किया जाता है बाई डॉट। एक डॉट की सिंबल के हेल्प से हम पूरे नंबर के सेट को डिवाइड करते हैं। और जो आपका IPv6 होता है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी फॉर्मेटिंग होती है हेक्साडेसिमल फॉर्मेटिंग। और जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं कॉलन से, सेपरेटर यहाँ पे आपका कॉलन है और यहाँ पे सेपरेटर आपका डॉट होता है। और रेंज इसके ये होते हैं 0 से ये 225 नहीं 255 होगा। ठीक है, 0 से 255 तक। अब ये तो आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेटिंग क्या होती है भाई, जहाँ पे हमारे 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होते हैं और A से लेकर के F तक के हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग करते हैं। ये होता है आपका IPv6 का फॉर्मेटिंग। और हर एक सेट को हम सेपरेट करते हैं किससे, कॉलन से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक्स्ट्रा वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी अगर आप एक्स्ट्रा में चीज़ें जानना चाहते हैं तो भाई मैं आपको बता देता हूँ। चलो, और भी चीज़ें एक्स्ट्रा में, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, और एक्स्ट्रा में जानने के लिए चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम भाई। ठीक। तो आईपी आपका 2 तरह से होता है। एक आईपी होता है स्टैटिक आईपी, एस फॉर स्टैटिक, आईपी फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है डायनेमिक आईपी। ठीक है। अब स्टैटिक आईपी का मतलब क्या है और डायनेमिक आईपी का मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर। एक ऐसा आईपी जो कि परमानेंटली होता है। अगर कोई भी डिवाइस का आईपी एड्रेस परमानेंट है तो मतलब वो स्टैटिक आईपी उसको प्रोवाइड किया गया, जो चेंजेबल नहीं होता है। लेकिन जो डायनेमिक आईपी होता है ये टेम्परेरी होता है, ये चेंजेबल होता है, ये चेंज हो सकता है बट ये चेंज नहीं होगा। तो ये आपके 2 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, इनके टाइप हैं, आईपी का टाइप। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ भैया इतना आपको क्लियर हो गया। जो एक्स्ट्रा में चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस नोट्स में नहीं लिखे हैं, तो वो अगर आपको पता नहीं है तो भैया आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ जिस समय भी आप लोग क्लास लिया करिए, घर पे, क्लास में, कहीं पे भी, इंस्टीट्यूट में, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई। जो भी आपको लगे सर ने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई उसको आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर ऑल क्लियर तो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसमें फुल पत्ती को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि पूरा हौच पौच हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिमूव फटाफट। अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए भाई अगर क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़ें हम फिर से। सबको क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या? ऑल क्लियर? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आईपी के बाद हमारा अगला टॉपिक है भाई मैक एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है? देखो, जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं उनको एक यूनिक एड्रेस, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम मैक एड्रेस।
तो अ यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर असाइन टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक ऐसा यूनिक नंबर आइडेंटिफायर जो कि एक हार्डवेयर को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया या फिर वाईफाई अडॉप्टर हो गया, उन सब के हार्डवेयर का जो कि यूनिक नंबर होता है उसी को बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। या नेटवर्क कार्ड को दिया गया यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। इसका यूज़ क्या है भाई, आइडेंटिफाइज द डिवाइस ऑन लोकल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क्स पे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइस की पहचान के लिए। इसकी अगर हम फॉर्मेटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेटिंग होती है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेटिंग अभी मैंने आपको समझाया, जहाँ पे हम 0 से 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं और ए से लेकर के एफ़ तक के अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी फॉर्मेटिंग आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेटिंग होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 पेयर हैं। कितने पेयर हैं? 6, 1 2 और ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। अब देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि जो आपके मैक एड्रेस हैं, मैक एड्रेस में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। तो अगर पूछे कितने हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं तो आपको बोलना है भाई 12। कितने बोलने हैं? 12। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या रहता है, कुछ बच्चे बोलते हैं 16, ऑप्शन में 16 होता है। तो देखो 16 आप क्यों बोले, क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल डिजिट आपके 16 है। लेकिन मैक एड्रेस की उसने बात किया है कि मैक एड्रेस में टोटल हेक्साडेसिमल डिजिट कितने होते हैं, तो उस समय पे आपको 12 बताने हैं, 12 बताने हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये पेयर पूछ ले तो भैया कितने पेयर होते हैं, तो पेयर आपके कितने हैं? 6 पेयर हैं। तो हेक्साडेसिमल डिजिट के पेयर की अगर बात करेगा तो 6 बताना है। टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट पूछेगा तो भाई 12 बताना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेटिंग को लेकर के आपको भाई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कितने बिट का होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 बिट का इसका एड्रेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है IMEI नंबर। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है भाई? एक ऐसा 15 डिजिट का यूनिक नंबर जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को असाइन किया जाता है। तो असाइन टू एवरी मोबाइल डिवाइस, हर एक मोबाइल डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है 15 डिजिट का, उसी को बोलते हैं हम IMEI नंबर। जब आप नया फ़ोन लेके आते होंगे तो फ़ोन के बॉक्स में और फ़ोन के बैकग्राउंड में या फिर फ़ोन को जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर ये आपका IMEI नंबर लिखा होता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? आइडेंटिफाई करना और ट्रैक करना मोबाइल डिवाइसेस को, स्पेशली इन केस ऑफ चोरी। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उस समय पे मोबाइल की पहचान करने के लिए, मोबाइल डिवाइस की पहचान करने के लिए आपको ये IMEI नंबर की ज़रूरत पड़ता है। तो मोबाइल डिवाइस की पहचान और चोरी होने पर ट्रैकिंग के लिए इस IMEI नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एप्लीकेबल होता है किस चीज़ के लिए? GSM, WCDMA, LTE फ़ोन्स, ये टेक्नोलॉजीज़ कहाँ हैं भाई, इनका नाम है सारी चीज़ें, है ना, जो आप लोगों ने सुन रखा होगा 2G, 3G, 4G, 5G, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको IP मैक और आपको IMEI क्लियर हो चुका होगा भाई। तो यहाँ तक अगर क्लियर है सबको तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए यस सर, ऑल क्लियर। क्लियर? चलिए, कुछ इंटरनेट के जनरल टर्म्स होते हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसे कि पहला टर्म आपका है वेब क्रॉलर। ये वेब क्रॉलर क्या होते हैं? दूसरा आपको होता है वेब इंडेक्सिंग। वेब इंडेक्सिंग क्या है भाई? और तीसरा आपको होता है सर्च एल्गोरिदम। अब ये सर्च एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का सिंपल सा मतलब होता है रूल्स, है ना। तो कुछ रूल्स होते हैं और कुछ आपके भाई तरीके होते हैं, तौर तरीके। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे जा कर के, तो आपको एग्जैक्टली वही चीज़ क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, उसके पीछे कई सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं बैकग्राउंड पे, सर्वर साइड पे। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो भाई देखो, वेब क्रॉलर क्या होता है? वेब क्रॉलर एक प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों को ऑटोमेटिकली ब्राउज़ करता है और जानकारी इकट्ठा करता है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेटिकली ब्राउज़ करता है इंटरनेट पे रखे गए पेजेस को,
उनको कलेक्ट करता है। तो कलेक्शन करने का काम वेब क्रॉलर करता है, ठीक है ना। वेब क्रॉलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली ब्राउजेज द इंटरनेट एंड कलेक्ट वेब पेजेस डेटा। इंटरनेट को ये ब्राउज़ करता है और वेब पेजेस को कलेक्ट करता है, वेब पेजेस से डेटा को कलेक्ट करता है। तो डेटा कलेक्शन का काम वेब क्रॉलर का हो गया। सिंपल से वर्ड्स में देख सकते हैं, टू कलेक्ट डेटा फॉर सर्च इंजन लाइक गूगल। जैसे गूगल आपका एक सर्च इंजन होता है, तो उसके लिए डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है। अब वेब इंडेक्सिंग की अगर बात किया जाए तो इसका काम क्या होता है भाई, जो वेब क्रॉलर ने वेब पेजेस को कलेक्ट करके रखे हैं उसको ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखता है, जिससे एक्सेस करना आसान हो पाए। तो वेब इंडेक्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वेब क्रॉलर द्वारा प्राप्त डेटा को संरक्षित और सर्च करने योग्य रूप में स्टोर किया जाता है। एक ऐसे तरीके से उसको स्टोर करके रखा जाता है या फिर ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है जिससे उसको सर्च करना, एक्सेस करना आसान हो पाए। टू मेक वेब सर्च फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है इस वेब इंडेक्सिंग की वजह से, ठीक है। तो वेब इंडेक्सिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा कलेक्टेड बाई द वेब क्रॉलर टू मेक इट सर्चेबल। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल से वर्ड्स में अगर बोला जाए तो वेब पेजेस जो आपके वेब क्रॉलर ने सर्च किए हैं, कलेक्ट किए हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, सजा के रखना। फिर बात कर लेते हैं हम सर्च एल्गोरिदम की। अब ये सर्च एल्गोरिदम क्या होता है भाई, तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वेब पेजेस को रिट्रीव करने के लिए, है ना। कैसे वेब पेजेस या कैसे डेटा, जिस प्रकार का डेटा यूज़र चाहता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आ सर्च एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स रिट्रीव द मोस्ट रिलेवेंट वेब पेजेस। कैसे वेब पेजेस, मोस्ट रिलेवेंट, जिस प्रकार का यूज़र डेटा चाहता है उससे मोस्ट रिलेवेंट वेब पेज जो है उस चीज़ को ये रिट्रीव करने का काम करता है। कहाँ से, फ्रॉम द इंडेक्स्ड डेटाबेस। इंडेक्स्ड डेटाबेस मतलब कि जो आपके वेब क्रॉलर ने वेब पेज को कलेक्ट किया था और वेब इंडेक्सिंग ने उसको प्रॉपर तरीके से सजा के रखा है, वहाँ से ये डेटा को ढूंढ के लाता है, निकाल के लाता है। कैसे डेटा, जो यूज़र के काम का है, ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो सर्च एल्गोरिदम नियमों का ऐसा समूह होता है जो इंडेक्स किए गए डेटा से सबसे उपयुक्त वेब पेज निकालने में मदद करता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू सर्च ऑन गूगल इट्स यूजेस एन एल्गोरिदम टू शो बेस्ट रिजल्ट। हाँ, कई बार आपने सोचा होगा कि हम जब सर्च करते हैं इंटरनेट पे जाकर, गूगल पे जाकर कोई भी चीज़ कि मुझे कंप्यूटर के बारे में बताओ, तो आपको कंप्यूटर के बारे में ही क्यों बताता है, क्यों नहीं वो आपको खाना कैसे बनाया जाए, आज हम कैसे बर्गर बनाए, कैसे मैगी बनाए, ये सारी चीज़ें आपको क्यों नहीं बताता है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि वहाँ पे वेब क्रॉलर, वेब इंडेक्सिंग और सर्च एल्गोरिदम ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। समझ में आया। तो एल्गोरिदम मतलब रूल्स, तो ये रूल्स से बंधा हुआ होता है, तो बाहर की चीज़ें आपको नहीं देगा, है ना। अगर इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप की बात किया जाए भाई, तो क्या संबंध है तीनों के बीच में, तो आपको ऑलरेडी पता है। वेब क्रॉलर का क्या काम होता है, कलेक्ट करना है डेटा। वेब इंडेक्सिंग का क्या काम होता है, उस डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना। सर्च एल्गोरिदम का काम कलेक्ट करके लेके आना एक बेस्ट डेटा, जो कि बेस्ट रिजल्ट जो यूज़र के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक सिंगल वर्ड्स में हो गया। तो ये कीवर्ड्स उम्मीद करता हूँ भाई आप सबको समझ में आए होंगे। कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे जान लेते हैं भाई। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। एक बार जितने लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है आप लोगों को तो सारी चीज़ें। फटाफट स्पीड में, 2 की स्पीड में थम्स अप कर दीजिए। चलिए क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है कास्टिंग और इसके टाइप्स। ये कास्टिंग होता क्या है।
कास्ट करना मतलब जैसे आपने सुना होगा कि म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या लाइव प्रसारण का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये है क्या भाई, देखो इसमें सिंपल सा यही होता है कि ये आपका अगर सेंडर का डिवाइस है और ये रिसीवर का डिवाइस है, तो यहाँ से कोई भी डेटा यहाँ तक जब पहुँचता है, इसी को बोला जाता है कास्ट करना। ठीक है, ये सेंडर का डिवाइस, ये रिसीवर का डिवाइस। तो भाई देखो ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, कास्टिंग रेफर्स टू हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर्स इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे सेंडर से डेटा रिसीवर तक जाएगा तो कैसे जाएगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कास्ट करना। इन हिंदी कास्टिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क में डेटा को भेजने का तरीका। 3 तरह के होते हैं ये आपके, एक आपका होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। ये सारे वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे। तो भाई देखो अगर यूनिकास्ट की हम बात कर लेते हैं तो यूनिकास्ट क्या है, एक ऐसा टाइप ऑफ कास्टिंग जहाँ पे कम्युनिकेशन 1 to 1 हो रहा होता है, एक प्रेषक से एक प्राप्तकर्ता तक डेटा भेजा जाता है। मतलब सेंडर एक होता है, रिसीवर भी एक होता है। जैसे आप अगर किसी से इंडिविजुअली चैट करते हैं तो क्या है, यहाँ पे देखो ये रहा सेंडर। एक मिनट, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छे से। मान लीजिए कि ये आपका सेंडर है, ये अब यहाँ पे कई सारे रिसीवर्स हैं, तो यहाँ से किसी एक को अगर टारगेट करके हम भेज रहे हैं कोई भी डेटा को, तो ये कहलाएगा आपका यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 कम्युनिकेशन जहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, एग्जांपल वीडियो कॉल बिटवीन 2 पीपल, अगर 2 लोगों के बीच में वीडियो कॉल हो रहा है या चैट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी यूनिकास्ट में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है मल्टीकास्ट, जहाँ पे 1 to many या फिर many to many कम्युनिकेशन हो रहा होता है विथ सिलेक्टेड डिवाइस, और उसमें किसमें भी सिलेक्टेड डिवाइस के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेंडर, ये कई सारे रिसीवर, ये कई सारे रिसीवर, ये कई सारे रिसीवर। तो यहाँ से यहाँ पे डेटा जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे डेटा जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे डेटा जा रहा है। देखो एक भेजने वाला है, रिसीव करने वाले कई सारे हैं। तो ये कैसा मॉडल है आपका, ये 1 to many कम्युनिकेशन मॉडल पे काम कर रहा है, जहाँ पे एक भेजने वाला और कई सारे रिसीव करने वाले, वो भी सिलेक्टेड डिवाइस, जिनको हम चाहें उन तक ही डेटा भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस का एक्सेस लिया होगा, है ना, बैच परचेज कर रखा होगा, तो वहाँ पे उस क्लास में वही बच्चे जाते हैं, वही स्टूडेंट्स जाते हैं जिनको परमिशन मिलता है। परमिशन कैसे मिलता है, जिनको भैया वो बैच परचेज़ किए हैं, और जब बैच परचेज़ किए तो उनको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, तभी जा कर के वो क्लास ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, बट जैसे यूट्यूब पे ये फ्री स्ट्रीमिंग चल रही है, तो भाई ये आपका मल्टीकास्ट में नहीं आएगा, ये आपका आएगा ब्रॉडकास्ट में आएगा। क्योंकि ये जब फ्री स्ट्रीमिंग चल रही है तो यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं वो सभी आकर के इस कंटेंट को रिसीव कर सकते हैं, इस डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to all कम्युनिकेशन, डेटा इज सेंड टू एवरी डिवाइसेस इन नेटवर्क। उस नेटवर्क पे जितने डिवाइसेस होते हैं सबको डेटा जाता है। तो जैसे इस यूट्यूब के नेटवर्क पे जितने डिवाइसेस हैं उन सबको ये डेटा जा रहा है, अब मर्जी उनकी वो रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक से सभी तक डेटा नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को भेजा जाता है। एग्जांपल, राउटर सेंडिंग डेटा टू ऑल डिवाइसेस इन लैन। जैसे लैन कनेक्शन होता है अगर कहीं पे, तो वहाँ पे जो राउटर्स होते हैं वो सभी डिवाइसेस को डेटा भेज रहा होता है। ठीक है, तो ये कहलाया भाई आपका कास्टिंग। और इसके टाइप्स सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अगर आप सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप यूनिकास्ट पे प्रेफर करें। अगर आप एक समय पे कई सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, वो भी लिमिटेड स्ट्रेंथ तक, तो वहाँ पे आप मल्टीकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक बार में सबके पास इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर। चलिए अगला टॉपिक आपका है मॉडेम। ये मॉडेम होता क्या है, आप सबने इससे पहले भी सुन रखा होगा मॉडेम। देखो मॉडेम का सिंपल सा काम होता है कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को, ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इनको एनालॉग में कन्वर्ट करना और वापस इस एनालॉग को रिसीव करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो इस कन्वर्जन के पीछे का जो डिवाइस इस्तेमाल होता है वही मॉडेम होता है। ठीक, तो डिफिनेशन में आप देख सकते हैं मॉडेम क्या है। मॉडेम इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स digital signals into analog signals
एंड वॉइस वर्सा। वॉइस वर्सा का मतलब होता है कि डिजिटल से एनालॉग में करेगा और वापस से एनालॉग को रिसीव करके ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। क्यों करता है भाई? फॉर कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन लाइन्स और केबल्स, जिसकी वजह से जो हम टेलीफोन लाइन्स का इस्तेमाल करके या केबल्स का इस्तेमाल करके डेटा भेज रहे होते हैं तो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिशन हो पाए। ठीक है, ये जो आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स होती हैं इनके थ्रू जब डेटा जाता है तो एनालॉग के फॉर्म में जाता है, और जब वापस से आपके डिवाइस तक डेटा जाएगा तो उसको डिजिटल फॉर्म में होना होगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इस मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है ताकि डेटा ट्रांसमिशन संभव हो सके। इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है भाई? कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं इसी को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन, वापस से इस एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है और कन्वर्ट कर देता है बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स में, तो इसे बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। एग्जांपल, यूज्ड इन ब्रॉडबैंड कनेक्शन एट होम्स। हम अपने घर में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ करते हैं वहाँ पे ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम रिपीटर की बात कर लेते हैं। रिपीटर क्या होता है? ये भी आपका एक डिवाइस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिससे आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है, आपका घर बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा घर है, अंबानी से भी आप एकदम से ज़्यादा रिच हैं, तो आपका घर मान लीजिए इतने सारे कमरों का घर है, प्यारा सा घर है ना। देखो मुझे बनाना भी नहीं आता है तो आप लोग मजाक मत बनाइएगा मेरे ड्राइंग का। ये मान लो आपका प्यारा सा घर, देखो कितना अच्छा घर मैंने बनाया, तारीफ़ करो मेरी। अब इस घर के अंदर कई सारे कमरे हैं, है ना। अब इस कई सारे कमरे में आपने अगर वाईफाई लगवा रखा है फ्रंट वाले कमरे के पास, तो मान लीजिए कि अब आपका जो वाईफाई का रेंज है वो लिमिटेड रेंज होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरे घर में आपका वाईफाई का सिग्नल पहुँचे। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है और उसके आगे वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं? इस चीज़ के लिए आप लोग को एक्सटेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ आपका रिपीटर का भी काम होता है। ये क्या करता है? वीक सिग्नल्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उनको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करने के बाद उनको रीट्रांसमिट करता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। समझ में आया? तो रिपीटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट रिसीव्स वीक सिग्नल, एम्पलीफाइज दैम, उनको एम्पलीफाई करते हैं और रीट्रांसमिट करते हैं ओवर लॉन्गर डिस्टेंस तक, ज़्यादा दूरी तक वो ट्रैवल कर पाएँ। गांव मोहल्ले में आपने देखा होगा टावर्स लगे होते हैं, है ना, कुछ ऐसा करके टावर्स लगे होते हैं। इन टावर्स का भी काम ये होता है, इसमें आपने देखा होगा कुछ ढोलक का जैसे लगा होता है गोला गोला, तो वो जो आपका होता है वो रिपीटर का ही काम करता है, सिग्नल्स को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन हिंदी, रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो कमज़ोर सिग्नल को प्राप्त करता है, उसे वापस से मजबूत करता है, फिर से आगे भेजता है ताकि वो आगे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाए। फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं भाई, तो एक्सटेंड द रेंज ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क के रेंज को एक्सटेंड कर देता है। अगर आप एक्सटेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके वाईफाई का रेंज बढ़ जाएगा। नेटवर्क की दूरी को बढ़ाता है इन हिंदी। यूज इन बोथ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क, ये वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों में उपयोग किया जाता है। अगला है डज नॉट मॉडिफाई द डेटा ओनली बूस्ट द सिग्नल, ये कहा जा रहा है कि डेटा में कोई मॉडिफिकेशन का काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये बूस्टअप प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सिग्नल्स को कि वो आगे दूरी तक ट्रैवल कर पाएँ। तो डेटा में कोई बदलाव नहीं करता है, केवल सिग्नल को मजबूत करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे वाईफाई रिपीटर्स इन लार्ज होम और ऑफिसेस। मैंने अभी आपको बताया कि घर में अगर आपका वाईफाई पूरे घर में नहीं पहुँच रहा तो आप रिपीटर्स एक्सटेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से ऑफिस हो गया, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, जो कि नेटवर्क के एरिया को या फिर उसके रेंज को एक्सटेंड कर देता है। तो यह था भाई कहानी आपका मॉडेम और रिपीटर की। तो मॉडेम और रिपीटर की कहानी उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलिए फटाफट यस सर। और आप लोग देख सकते हैं हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। क्या क्या कवर कर लिया? नेटवर्क पढ़ा, नेटवर्क के कंपोनेंट्स पढ़ लिया है। बस क्या रहा है? देखो, इंटरनेट वर्सेस डब्ल्यू, टोपोलॉजी और कुछ आपके डब्ल्यू के कीवर्ड्स एंड इंटरनेट के कुछ कीवर्ड्स,
जिनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। कल की क्लास आपका इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। तो कल जितने भी टॉपिक्स बचे हैं सब कुछ हम एकदम से गो थ्रू कर डालेंगे, है ना, पूरा पढ़ डालेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यस सर, यस सर। सर आप जो स्प्रेडशीट का क्वेश्चन भेजे हैं समझा दीजिए। अच्छा, वो स्प्रेडशीट का क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताऊं तो अभी आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा है तो आपको समझ नहीं आएगा। जब आप लोग क्लास में उस चीज़ को पढ़ेंगे तो क्लास में मैं उसको करवा दूंगा, और ऑलरेडी यूट्यूब पे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, तो आप चाहो तो यूट्यूब पे जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक, मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे मिलेगा वो वीडियो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ भाई वो वीडियो आपको किधर मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो फटाफट हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं एक नया टैब ओपन कर ले रहा हूँ भाई। नया टैब ओपन करते ही हम पहुँचेंगे यूट्यूब पे। और चैनल पे जाएंगे। अब यहाँ पे चैनल पे आप देखेंगे तो आपको भाई सारी चीज़ मिल जाता है, होम, वीडियोस, शॉर्ट वीडियो, लाइव में, और प्लेलिस्ट में अगर आप विज़िट करते हैं तो प्लेलिस्ट में आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगी। पुरानी वाली मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये तो MCQ क्लास हो गई। अब देखिए इसका प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो M1R5 नॉकआउट क्लास के नाम से जो अभी क्लासेस आपकी चल रही हैं ये मिल जाएंगे। इसमें तो टोटल 7 वीडियोज़ हैं, तो डेली का वीडियोज़ यहीं पर आपका ऐड हो जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखो आपको पता चल गई भाई। अब हम बात करते हैं सर वो वीडियो आप बता दीजिए जो स्प्रेडशीट वाला है कहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं, 1 मिनट बताता हूँ किधर मिलेगा किधर मिलेगा। ये तो हो गया IT टूल्स, एम्प्रेस प्रैक्टिकल हो गया, O लेवल प्रैक्टिकल क्लास पाइथन। ठीक, तो इसमें अगर हम विज़िट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कैल्क वाले में जब आप पहुँचोगे तो कैल्क के 2 वीडियोस हैं। इसमें आप जाओगे तो किसी एक में ज़रूर मैंने प्रैक्टिस करवा रखे हैं। मैं 1 मिनट प्ले करके दिखा देता हूँ। ये रहा। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको सीट भेजा गया है उस सीट का यहाँ पे सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से हमने करवा रखा है, ऑलरेडी करवा रखा है, डन। तो यहाँ पे आप इसको प्ले करके देख सकते हैं भाई। तो अभी आपका भैया क्लियर हो गया होगा डाउट कि सर स्प्रेडशीट वाला जो सोल्यूशन है उसको करवा दीजिए। तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो, लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से आपको मिल जाएगा। और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मास्टर IT टूल्स O लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से जो प्लेलिस्ट है। तो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सबको मेरी तरफ से टाटा बाय एंड गुड नाइट। और ये क्लासेस आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको अभी तक नहीं पता चला है कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पे, जो कि फ्री है, लाइव है, और आप यहाँ पे अपने साथ के साथ सारे के सारे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इसका लिंक चाहिए तो चलो ठीक है, इसका लिंक मैं जो है ये कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद सीधे आप सबके लाइव वाली क्लास में मैं कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने भेज दिया, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पिन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, चलो रिप्लेस पिन, तो यहाँ से मैं पिन कर दिया।
अब ऊपर आप देखेंगे तो आपको पिन मैसेज में मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब आप सबकी समस्या दूर हो गई भाई। कमेंट बॉक्स में आप देखिए, आपको ये मैसेज मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मैंने पिन कर दिया है। चलो ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिए भाई, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, बाय। और अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में।